तो सुना आपने, असिस्टेंट सुपरवाइजर ने दरअसल गलत जानकारी दी थी परिवार को। ये कहा था कि अभया की स्थिति खराब है, उसने सुसाइड कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो परिवार बार बार कह रहा था कि अलग बातें बताई गई हैं, जो दावे थे परिवार के वो सच होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर को हमने आपको सुनाया किस तरह से बंगाली भाषा में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हमने आपको दिखाया है कि कैसे ये बोल रही है कि सुसाइड किया है और हमने अस्पताल में भर्ती कराया है, आप जल्दी आइए। ये कहा गया, अभया के परिजनों से झूठ बोला गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे कोलकाता से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, आपने परिवार से बात भी की थी, परिवार ने कहा था कि उन्हें झूठ कहा गया और अब साक्ष्य भी सामने आ गए हैं। आज बिल्कुल देखिए, एक नहीं बल्कि 2 बार ऐसी कॉल पर बात हुई जिसमें झूठ बोला गया। सबसे पहले बोला गया कि आप अस्पताल जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। आप इस पूरे टाइमिंग पर भी जिक्र करेंगे। ये जो पहला कॉल अस्पताल से किया गया वो सुबह यानी कि 9 तारीख को सुबह 10:53 पर किया गया, जिसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर ये बोल रही है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आप अस्पताल जल्दी आ जाइए। विक्टिम फैमिली से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमने दोबारा उसी असिस्टेंट सुपरवाइजर को कॉल किया और पूछा कि क्या हुआ मेरी बेटी को, तब उसने बताया कि सुसाइड कर लिया है। और जब वो गाड़ी में बैठे और तीसरी बार जब उनके पास फोन आया तो वो किसी पुलिस वाले का फोन था। तो 2 बार जब झूठ बोला गया, इसी बात को लेकर फैमिली लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार झूठ क्यों बोला गया, किसके दबाव में फैमिली को गलत जानकारी दी गई। और ये सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं रुका। ये सिलसिला जब फैमिली अस्पताल 12 बजे 9 तारीख को पहुंच जाती है और 3 बजे तक उनकी बेटी की बॉडी फैमिली को नहीं दिखाई गई। लेकिन फैमिली जिस तरीके के एलिगेशन लगा रहे थे, अब उसके सबूत भी सामने आने शुरू हो गए, जो लगातार हम आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो मेडिकल सुपरवाइजर है वो भी क्या बोल रही है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो भी क्या बोल रही है और फैमिली क्या बोल रही है। पीछे आप विक्टिम के माता पिता की आवाज को साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। माता जी ये बोलती हुई नजर आ रही है, सुनाई दे रही है आपको कि उनकी बेटी तो हॉस्पिटल काम करने गई थी, उसकी तबीयत अचानक किस तरीके से खराब हो गई, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई। लेकिन दूसरी बार ये बिल्कुल बोल दिया गया कि सुसाइड कर ली है और हम पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। आप दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्ट समझिए। 10:53 को परिवार को जानकारी दी गई, जबकि पुलिस को जानकारी दे दी गई थी 10:10 पर। तो इसको लेकर भी तमाम जो झूठ है वो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरिटेंडेंट जो भी उस पद पर तैनात वो महिला है, वो बोलती हुई नजर आ रही थी। इसलिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उस बीच क्या बात हुई होगी, क्यों इस तरीके का झूठ बोला गया, किसी का दबाव था, किसके कहने पर झूठ बोला गया। 3 बार कॉल आए, अलग अलग बयान दिए गए और कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि झूठ क्यों बोला गया। आप बने रहिएगा, जतिन लौटेंगे आपके पास। आर भारत ने जब अभया के माता पिता से बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, बताया था किस तरीके से सुपरवाइजर ने अपने बयान बदले थे। सुनिए। 11:30 बजे जब आपकी बात हुई तब उन्होंने क्या बताया कि वो खाना खा रही हैं, अपने उन 4 दोस्तों के साथ हैं। 4 दोस्तों के साथ खाना वैसे ही 4 जने खा रहे हैं, 4 आदमी के लिए खाना लाया है और मिलके हम खाएंगे। अभी अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाता है। जो होटल में जो खाना मिलता है उसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा ऑनलाइन से खाना मंगा के खाता है। फिर सुबह आपको किसका फोन आया, आपको क्या पता चला? 11 बजे हमको फोन आया और उन्होंने तो ऐसे मूड में बोला है हम लोगों का, जो हमको लगा कि डिपार्टमेंट में ऐसा बड़ा घटना घट गया, उसका कोई माने दिल में कोई दुख नहीं है डिपार्टमेंट का। क्या बोले वो लोग? ऐसे हमसे बात करना शुरू कर दिया, लगता है हम लोग ही कोई गलत कम कर दिया। ऐसे ही मैंने वो कुछ नहीं जानते, आपका लड़की की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। ऐसा एक तो बात बोलने का जो तरीका है ये हमको अच्छा नहीं लगा। 11:15 बजे नहीं, 10:53 10:53 ये किसने कॉल किया था? एक लड़की ने कॉल किया। उसके बाद हम फिर कॉल किया, क्या हुआ मेरे लड़की को। पर हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम बोल नहीं सकते क्या है। अच्छा। फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठ गया उस टाइम में फिर फोन आया, बोला हमसे असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, लगता है आपका लड़की सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड कर, असिस्टेंट सुपरवाइजर ने बोला, असिस्टेंट सुपर ने बोला उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, आप क्या बोलता है, मैंने ना आप लोग जल्दी आ जाइए बोल के लाइन कर दिया। तो पूरे मामले में अभया के परिजनों ने उसके माता पिता ने लगातार गुहार लगाई, न्याय की मांग तो कर ही रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, बताया था कि कुछ गलत है। जिस तरीके से फोन कॉल आए थे उससे पता चल रहा था कि झूठ बोला जा रहा है। अब सुपरवाइजर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से जब बात हुई थी फोन कॉल पर, तब उसने क्या कहा था एक बार फिर से आपको सुनाते हैं।
হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। और हमारे साथ जतिन लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, आप कह भी रहे थे कि टाइमिंग का जो फर्क है वो पूरी कहानी बताता है, और साथ ही जिस तरह से पूर्व प्रिंसिपल तुरंत इस्तीफा देते हैं, उससे पहले मीटिंग भी करते हैं, वो भी बताता है कि कुछ ना कुछ झोल है, और यही वजह है कि इतने लंबे समय से पूछताछ लगातार चल रही है। आज बिल्कुल देखिए झोल बिल्कुल है, और यही कारण था कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। आप इसको में भी आप इस पेज को समझिए कि विक्टिम फैमिली कोलकाता हाईकोर्ट गई थी, वो पुलिस की थ्योरी से, यानी कि कोलकाता पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं थे, और विक्टिम फैमिली की पिटीशन पर ही ये जो मामला है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। तो जिस तरीके से हमने आपको ये भी सुनाया कि कैसे विक्टिम फैमिली ने जब रिपब्लिक भारत से बात की तो ये तमाम सवाल खड़े किए, अब उसके सबूत भी हमने अपने जो व्यूअर्स है उनको दिखा दिया कि कॉल रिकॉर्डिंग में किस तरीके से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो गलत बात कर रही है, और एक बार नहीं दो बार उन्होंने जो कॉल पे बात की तो दोनों बार गलत जानकारी पीड़ित परिवार को दी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कौन वो शख्स है जिसने ये बोला मेडिकल सुपरिटेंडेंट को या सुपरवाइजर जो भी वहां पर थे कि आप गलत जानकारी विक्टिम परिवार को दे? और यही कारण है कि उस समय के मौजूदा प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनको अब आईएमए ने भी सस्पेंड कर दिया है, बिल्कुल सवाल खड़े हुए थे, और उसके बाद अभी भी सीबीआई की टीम जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं, उससे यही पता चल रहा है अभया के साथ जो भी हुआ वो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ही हुआ है। कई नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। सीबीआई की टीम जांच में जुटी हुई है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मांग बस एक ही है, न्याय की मांग। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান। बंगाल में जो अभया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर ही हमले हो रहे हैं। बर्ताव ऐसा कि जैसे वो अपराधी हो। 27 अगस्त को नबंदा मार्च कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई गई, पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागते हुए जेल में भरा गया। इसके विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो उनके नेताओं पर गोलियां दागी गई, बम से हमले की कोशिश हुई, नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब एक बार फिर से बीजेपी 7 दिन के धरने पर है। 20 दिन से ममता के राज्य में इंसाफ की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन अब ये जंग युद्ध में तब्दील हो गया है। मां माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाले बंगाल में इंसाफ की जंग की तस्वीर ऐसी होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी सत्ता में आते ही महिलाओं के खिलाफ हो जाएंगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक पीड़िता को न्याय देना तो दूर की बात, वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आई। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো।
8 से 9 अगस्त की काली रात लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई, जिस दरिंदे का साथ देते हुए प्रिंसिपल ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बोलने की बजाय राज्य की सीएम ऐसा बेतुका बयान देंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब ऐसे में सुलगता बंगाल सवाल पूछ रहा है, अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। बंगाल बीजेपी ने पहले बेटी की अस्मिता परिवार को न्याय दिलाने की खातिर छात्रों ने नबन्ना मार्च निकाला, जनता का भी समर्थन मिला। सड़कों पर भीड़ का सैलाब आया तो ममता की पुलिस तिलमिला गई, हाथों में लाठी लेकर भांजना शुरू किया, एक एक को पीटा गया। इससे भी बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार मारी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया तो ममता पुलिस हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई। जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बौछार की गई। टीएमसी के नेता गोलियां बरसाते कैमरे में कैद हुए। इन पर कार्रवाई करने की जगह बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को ही जेल में भरना शुरू कर दिया। बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, 7 दिन के धरने की अनुमति ली। आज बीजेपी नेता एस्प्लेनेड वाइड चैनल पर धरना देंगे। 30 अगस्त को महिला विंग राज्य महिला आयोग कार्यालय का घेराव करेगी। 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, 4 सितंबर को ब्लॉक कार्यालयों पर धरना देगी और फिर 6 सितंबर को हर मंडल के आगे के प्रदर्शनों के साथ विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सितंबर के पहले हफ्ते में 2 घंटे का चक्का जाम भी रहेगा। साफ है कि बंगाल में इंसाफ की जंग इतनी आसान नहीं है। विवेकानंद की धरती पर जन की बात ना हो तो विरोध होना लाजमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।